हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज्योग्राफी में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। जी हाँ, ज्योग्राफी में हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में जैसे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं हम। खगोल विज्ञान में ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। तो ब्रह्मांड में क्या क्या आता है, जैसे तारा, ग्रह, उपग्रह, पिंड, उल्का पिंड, आकाश गंगा, इन सभी का अध्ययन खगोल विज्ञान में करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जियोलॉजी को भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान, भू का मतलब होता है पृथ्वी, गर्भ का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी के अंदर जिन चीजों का पृथ्वी के अंदर हम अध्ययन करते हैं उसे भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को लगभग गोल माना गया है और इसको गोल मान करके एक लाइन खींची गई है। ये लाइन खींची गई है और इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को जियोड कहते हैं। और ये ये वाला भाग जो है पृथ्वी के अंदर का है और ये पृथ्वी के बाहर का। तो पृथ्वी के अंदर जैसे हम टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दाबमान, इनका अध्ययन करते हैं। भूकंप का अध्ययन करते हैं कि आखिर भूकंप क्यों आता है और भूस्खलन क्यों होता है, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी कैसे आता है, ज्वालामुखी का मैग्मा जो होता है वो बाहर कैसे आता है। इसके बाद हम बात करें टोपोग्राफी। इसके बाद हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी को भू आकृति विज्ञान कहते हैं। टोपोग्राफी को भू आकृति विज्ञान कहते हैं, अर्थात भूमि पर या सतह पर बनी हुई आकृतियों का अध्ययन करना भू आकृति विज्ञान कहते हैं। भूमि यानी ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी और इसके सतह पर, ये जो सतह है इस पर जो भी आकृतियां बनती हैं उनका अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है। उन्हीं का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान में करते हैं। तो आखिर आकृतियां जो सतह पर बनती हैं वो बनती कैसे हैं, इसके कारणों का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान में करते हैं। तो भूमि के सतह पर जो आकृतियां बनती हैं वो जैसे नदियां बनाती हैं आकृति, नदियां काट छांट के मिट्टियों को इकट्ठा करती हैं, कहीं पे काटती हैं, तो नदियों के द्वारा भी भू आकृति का निर्माण होता है। उसके बाद बात करें तो ये ओशियन, समुद्री की जो लहरें होती हैं वो भी भू आकृति कुछ ना कुछ आकृति बनाती हैं। हवा, बर्फ, ये सभी आकृति का निर्माण करते हैं। इसी का अध्ययन हम टोपोग्राफी में करते हैं और जिसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं। इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे सबसे जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, दो पार्ट है इसके, दोनों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले टोपोग्राफी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए टोपोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। टोपोग्राफी का मतलब होता है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान यानी कि स्थलाकृति, स्थल पर बनी हुई आकृति को स्थलाकृति कहते हैं। स्थल का मतलब होता है भूमि, आकृति का मतलब होता है फिगर।
भूमि पर जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, भूमि पर जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं उसका अध्ययन, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थलाकृति। और स्थलाकृति, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन टोपोग्राफी के अंदर करते हैं। तो टोपोग्राफी में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। टोपोग्राफी में जैसे रिवर टोपोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। रिवर टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जो भी आकृतियों का निर्माण नदियां करती हैं, जिन आकृतियों का निर्माण नदियां करती हैं उन सभी को हम रिवर टोपोग्राफी कहते हैं। जैसे नदियां पर्वतों से निकलती हैं और वहां पर काट करके अपने साथ सिल्ट या अवसाद जो भी लाती हैं, सिल्ट या अवसाद जो लाती हैं उसे मैदानी भागों पर जमा करती हैं, मैदानी भागों से भी सिल्ट और अवसाद लेकर जाती हैं जो मुहाने पर जमा करती हैं। तो कहीं पर ये नदियां काटती हैं और कहीं पर इकट्ठा जमा कर देती हैं। इन सभी से कोई ना कोई आकृति का निर्माण होता है। इसको हम रिवर टोपोग्राफी में पढ़ेंगे। इसके बाद रिवर टोपोग्राफी के बाद हम ओशियन टोपोग्राफी पढ़ेंगे। ओशियन टोपोग्राफी जैसे समुद्री लहरें जिन आकृतियों का निर्माण करती हैं उसे हम ओशियन टोपोग्राफी में पढ़ेंगे। जैसे लैगून झील हो गई, लैगून झील का निर्माण ओशियन टोपोग्राफी करती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब होता है कि भूमि के अंदर जो पानी जमा हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी जो होता है वो कास्ट प्रदेश में पाए जाते हैं। कास्ट प्रदेश क्या होता है, उसे कास्ट प्रदेश कहा जाता है जहाँ पे चूने की अधिकता हो, जहाँ पर चूने की अधिकता हो उसे कास्ट प्रदेश कहते हैं। और वहाँ पर जो पानी रिस के जाता है उससे जो भी आकृति का निर्माण होता है उसे अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइस टोपोग्राफी। बर्फ भी जहाँ से निकलता है पहाड़ों पर जमा होता है, कहीं पर निकलता है बर्फ, उसके बाद फिर पिघल करके नदियों में मिल जाता है। तो बर्फ से जो भी आकृतियां बनती हैं उसे आइस टोपोग्राफी कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे वाइंड, यानी कि हवा के द्वारा जो भी आकृतियां बनती हैं उसको वाइंड टोपोग्राफी। तो सबसे पहले हम रिवर टोपोग्राफी पढ़ेंगे। रिवर टोपोग्राफी जिन आकृति का निर्माण नदियां करती हैं उन्हें रिवर टोपोग्राफी कहते हैं। तो रिवर टोपोग्राफी में कुछ बेसिक मीनिंग है, जैसे अपक्षय यानी कि वेदरिंग का मतलब होता है टूट जाना, कोई चीज का जल्दी टूटना अपक्षय या वेदरिंग कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अपक्षय या वेदरिंग जो होता है वो दो होता है। एक तो भौतिक अपक्षय यानी कि फिजिकल वेदरिंग, एक होता है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मार्कर है, इसको हम ऐसे तेजी से प्रेस करके तोड़ दें, या ताला है, ताला को हथौड़ी से पीट करके तोड़ दें, तो वो क्या होगा, भौतिक अपक्षय या वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। क्यों इसे फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, इसे भौतिक अपक्षय क्यों कहते हैं? भौतिक अपक्षय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तब टूट रहा है। अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करें तो केमिकल वेदरिंग क्या होता है, ये मार्कर है या ताला है, किसी में केमिकल डाल दो,
केमिकल डाल दो किसी सामान में और वो बिना फिजिकल वर्क किए यदि टूट जाए, उसकी वो नष्ट हो जाए, तो उसे केमिकल वेस्टिंग कहते हैं, यानी कि रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपरदन। अपरदन क्या होता है? अपरदन को इरोजन कहते हैं। अपरदन का मतलब होता है घिसावट यानी रगड़ना। तो अपक्षय का मतलब भी होता है टूटना और अपरदन का मतलब होता है रगड़ना, घिसना। तो जो सामान टूटता है वो तो जल्दी टूट जाता है, और जो अपरदन यानी कि रगड़ के टूटता है या घिस घिस के टूटता है। अभी कोई वो मिट्टी का टुकड़ा ले लें या ईंट ले लें दोनों हाथ में, और उसको ईंट को ईंट से रगड़ेंगे, पत्थर को पत्थर से रगड़ेंगे, तो वो क्या होता है, कम पत्थर जो होता है वो टूटता है, ईंट जो होगी वो टूटेगी, लेकिन जल्दी नहीं टूटेगी। कहने का मतलब ये है कि वो टूटेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, बहुत बड़े टुकड़ों में नहीं टूटेगी, जल्दी से नहीं टूटेगी। तो अपरदन का मतलब होता है घिसावट या रगड़ना। इसके बाद होता है निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। तो नदियाँ, जैसे हम कोई सामान है इकट्ठा कर लेते हैं, मान लीजिए जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू लगा के जब क्या करते हैं, कूड़ा एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, तो वही निक्षेपण होता है। या मिट्टी हो गई, मिट्टी को कई जगह से बटोर करके एक जगह इकट्ठा कर लो, तो वो निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। तो अगर हम नदियों की बात करें तो नदियां ये तीनों कार्य करती हैं, अपक्षय भी करती हैं, अपरदन भी करती हैं और निक्षेपण भी करती हैं। जब नदी पर्वतों पर होती हैं, जब नदी पर्वतों पर होती हैं तो वो अपने साथ क्या लाती हैं, बड़े बड़े पत्थर लाती हैं। नदियां अपने साथ पर्वतों से जब नीचे आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं, और जहाँ पे वो गिरती हैं, जहाँ पे नदियां गिरती हैं, डायरेक्ट मतलब ढाल होता है, नीचे हो तुरंत आती हैं डायरेक्ट। काफी ऊंचाई से नदियां गिरती हैं, अपने साथ पत्थर लेके आती हैं। अब जब नदियां ऊपर से ऊंचाई से गिरेंगी, जहाँ पे गिरेंगी वहां पे पत्थर लेके आएंगे तो तोड़ फोड़ करेंगे। तो जहाँ पत्थर लेके आती हैं और गिराती हैं, टूटता है वो स्थान जहाँ पे गिरती हैं, तो वहां क्या होता है, अपक्षय होता है, वहां पे अपक्षय होता है। और उसके बाद जब आगे मैदानी भागों में ये नदियां चलती हैं, आगे मैदानी भागों में जब बढ़ती हैं, तो ये अपने साथ मिट्टी को ये काटती तो हैं, मतलब कि तोड़ती हैं, मिट्टी को काटती हैं, अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन मिट्टी को बहुत बड़ी मात्रा में एक बार में नहीं लेके जाती। थोड़ा 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 काट काट करके, मतलब पानी की तेज धारा के कारण थोड़ी थोड़ी मिट्टियां कट करके वहां से निकल करके नदियों के साथ जाती है। तो इसे एक अपरदन कहते हैं। जब जल्दी टूट जाए कोई चीज तो उसे अपक्षय कहते हैं, और जब काफी लंबा वक्त लगे, थोड़ा थोड़ा टूटे रगड़ के कारण या घिसावट के कारण, तो उसे अपरदन कहते हैं। उसके बाद नदी क्या करती है, अपने साथ जो सिल्ट या अवसाद लेकर के जाती हैं, अपरदन और अपक्षय के कारण, अपरदन और अपक्षय होने के कारण जो सिल्ट और अवसाद लेकर अपने साथ जाती हैं, वो मुहाने पर जमा कर देती हैं। मुहाना, अभी हम इसमें डीपली पढ़ेंगे कि मुहाना क्या होता है, मैदानी भागों में नदियां कैसे चलती हैं। तो वो मुहाने पर जाके जमा कर देती हैं और छोटी छोटी धाराओं में बट करके निकल जाती हैं। तो जो वहां पर जमा करती हैं, निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। तो तो मुहाने पर जब मिट्टी को लेकर के, सिल्ट और अवसाद को लेकर के आती हैं और छोड़ के चली जाती हैं, यानी कि जमा करके चली जाती हैं, तो उसे ही निक्षेपण कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नदियों का कोर्स, यानी कि रिवर कोर्स।
नदियों की अवस्था क्या होती है? कोर्स का मतलब होता है अवस्था क्या होती है। तो नदियों की 3 अवस्था होती है। रिवर कोर्स। अब हम पढ़ेंगे नदियों की अवस्था यानी कि रिवर कोर्स, नदी की अवस्था। कौन कौन सी अवस्था होती है नदी की? अपर कोर्स। अपर कोर्स में नदी पर्वतों पर रहती है। और मिडिल, इसे कहते हैं युवावस्था। ये नदी का युवावस्था है। उसके बाद आता है मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था में नदी मैदान पर आ जाती है। फिर होता है लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में नदी मुहाने पर रहती है, यानी कि सागर में मिलने वाली रहती है, इसलिए इसे वृद्धावस्था कहते हैं। वृद्धावस्था। रिवर की तीन अवस्था होती है। रिवर कोर्स 3 टाइप के होते हैं। पहला अपर कोर्स। अपर कोर्स यानी युवावस्था। नदियां युवा कब होती हैं, युवावस्था में कब होती हैं? तो पर्वतों पर होती हैं। जब नदियां पर्वतों पर होती हैं तो वो युवावस्था में होती हैं। उसके बाद जब वो मैदानों पर आ जाती हैं तो उनकी ढाल कम हो जाती है और वो प्रौढ़ावस्था में आ जाती, प्रौढ़ावस्था हो जाता है। और लोअर अवस्था की बात करें, लोअर कोर्स की, तो लोअर कोर्स यानी कि वृद्धावस्था। जब वो मुहाने पर होती हैं, सागर में मिलने वाली होती हैं, तो मिलने से पहले वो मुहाने पर होती हैं, इसी को वृद्धावस्था कहते हैं। अपर कोर्स में क्या होता है? नदियों की स्पीड बहुत तेज होती है। अपर कोर्स में नदी की स्पीड बहुत तेज होती है, क्योंकि यहाँ पर उनको ढाल मिलता है, यानी कि प्रवणता मिलता है। प्रवणता को इंग्लिश में प्रवणता क्या होता है? हाइट होता है। हाइट यानी कि ऊंचाई। लेकिन ज्योग्राफी की भाषा में, भूगोल की भाषा में हम हाइट नहीं कहते हैं या ऊंचाई नहीं कहते हैं, उसे प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवणता या ग्रेडियंट कहते हैं। तो नदियों की स्पीड अपर कोर्स में बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। और प्रौढ़ावस्था में बात करें तो यहाँ पे स्पीड इनकी नॉर्मल हो जाती है, जिससे ये विसर्प का आकार बनाती हैं, मिनांडर बनाती हैं। और वृद्धावस्था में इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं नदी का उद्गम। नदी का उद्गम कैसे होता है? कहाँ से नदियाँ निकलती हैं? कहाँ से नदियाँ निकलती हैं? तो जैसे नदियाँ घाटी से निकलती हैं। जैसे ये पहाड़ है, यहीं से नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से नदी निकल रही है, ऐसे नदी निकल रही है। तो यहाँ पर नदी क्या क्या करती है, हमें यही देखना है। जब नदी यहाँ से निकलती है तो सबसे पहले आई आकार की घाटी बनाती है। आई आकार की घाटी, यानी कि जब यहाँ पर्वतों से या पहाड़ों से जब नदियाँ पत्थरों के बीच से निकलती हैं, जब यहाँ पे पर्वतों से निकली तो ये यहाँ पे इस पर्वत को काट काट करके, काट मतलब निकलती हैं तो काटती हैं, अपर्दन और अपक्षय करती हैं, काट करके इसे ऐसे बना देती हैं। ये वी आकार की घाटी यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पे काट काट करके वी आकार की घाटी बना देते हैं, तो इसे कहते हैं वी। तो जब नदियां पर्वतों से निकलती हैं तो ये वी आकार की घाटी बनाती हैं। घाटी किसे कहते हैं? ये तो हो गई चोटी,
जो ऊंचा होता है उसे क्या कहते हैं? चोटी। और जो नीचे होता है उसे कहते हैं घाटी। तो ये जो आप शेप देख रहे हैं, ये कौन सा शेप बन रहा है? वी। इसी को कहते हैं वी आकार की घाटी। और यहाँ पे जब लगातार पानी निकल रहा है, जब नदियाँ यहाँ से लगातार निकल रही हैं, पहले तो ये बराबर स्थान को काट काट करके वी बनाती हैं। पहले बराबर स्थान को काट के वी बनाती हैं, लेकिन लगातार काटती रहती हैं, पर्वतों को काट करके निकलती हैं, तो ये इसे और गहरा करती हैं, इसे और गहरा करती हैं। अब नदी जो होती है, पानी जो होता है वो नीचे यहाँ पे ज़्यादा काटती हैं, यहाँ पे पानी कम होता है, यहाँ जो गहराई है, जैसे यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे तेज रफ्तार होगी, मतलब बहुत स्पीड इनकी तेज होगी। स्पीड तेज होने के कारण यहीं पे ये काटने, मतलब यहीं पे काटेंगी पत्थरों को। तो जब ये काट काट करके वी को और गहरा बना देती हैं, ऐसे नीचे से काटती हैं और वी को और गहरा बना देती हैं, तो इसी को कहते हैं गार्ज। इसी को गार्ज कहते हैं। इसके बाद गार्ज में क्या होता है कि गार्ज में पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, और ये जो ऊपर का होता है यहाँ पे पानी कम हो जाता है। गार्ज में पानी ऊपर कम होता है, नीचे ज़्यादा होता है। नीचे पानी ज़्यादा होने के कारण अभी भी ये नीचे बराबर काट ही रही हैं, पत्थरों को काट रही हैं, पहाड़ों को। तो ये काट काट करके जब पहाड़ को ऐसे सीधा कर देती हैं, ऐसे सीधा कर देती हैं, यानी कि आई आकार का बना देती हैं। यहाँ आप देखें तो कैसे दिख रहा है आई, जब पहाड़ को काट करके ऐसे बना देती हैं, खड़ी ढाल आई बना देती हैं, तब इसे क्या कहते हैं? कैनियन। इसे कैनियन कहते हैं, या आई आकार की घाटी। तो विश्व की सबसे बड़ी कैनियन, विश्व की सबसे बड़ी आई आकार की घाटी कहाँ है? तो अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी आई आकार की घाटी अमेरिका में है, जिसको कौन बनाती है? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी बनाती है। इसे ग्रांड कैनियन कहते हैं। कोलोराडो नदी द्वारा ग्रांड कैनियन का निर्माण होता है। तो ग्रैंड कैनियन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, या विश्व का सबसे बड़ा आई आकार की घाटी है। इसके बाद हम बात करें कि नदी जो होती है उसे शक्ति कहाँ से मिलती है, यानी कि नदियों को पावर कैसे मिलता है। नदियों को पावर कैसे मिलता है? तो नदियों को पावर ऊंचाई से मिलता है। जितनी ऊंचाई से नदी नीचे गिरेगी, जितनी ऊंचाई से नदी नीचे गिरेगी, उतना ही उसको पावर मिलता है, उतना ही वो उसकी स्पीड जो होती है वो तेज होती है। तो जैसे ये नदी है, सॉरी ये पर्वत है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है, यहाँ से कोई नदी ऐसे निकल रही है। अब यहाँ से वो डायरेक्ट ऐसे नीचे जब गिरती हैं, जितनी अधिक ऊंचाई होती है, नदियाँ जितनी ऊपर से गिरती हैं, उतना ही उनका जो पावर होता है अधिक होता है, उतना ही वो स्पीड से चलती हैं, उतना ही वो स्पीड से गति करती हैं। तो इसको जो उनकी पावर होता है वो हाइट से मिलता है, और भूगोल में हाइट को क्या कहते हैं? प्रवणता, यानी कि ग्रेडियंट। अब हम नदियों के युवावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। युवावस्था में नदियाँ किन किन आकृति का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत है, और यहाँ से नदी निकल रही है, ये नदी है जो निकल रही है।
इसके बाद क्या करती हैं नदियाँ, ऐसे जाती हैं, ऐसे 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 चलती हैं। अब कहीं पे क्या होता है, यहाँ जैसे ये खाली है, ये खाली है, इसे काट करके नदियाँ यहाँ का जो मिट्टी है उसे काट करके अपने साथ बहा ले गई। यहाँ भी खाली है, यहाँ की मिट्टियों को भी काट करके बहा ले गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊंचा है, यहाँ पे जो है वो ऊंचा है, यहाँ की मिट्टी को नहीं काट पाई हैं, यहाँ की भी मिट्टी को नहीं काट पाई हैं, यहाँ की भी मिट्टी ऊंची है। ये कहाँ कहाँ मिट्टी काटती हैं, तो जहाँ की मिट्टियाँ जैसे मुलायम होती हैं, बलुई होती हैं, वहाँ की मिट्टियाँ जल्दी काट देती हैं। जहाँ की मिट्टी कठोर कठोर होती हैं, वहाँ की मिट्टी नदियाँ जल्दी नहीं काट पाती। हालांकि काटती इसे भी हैं, लेकिन उन्हें काटने में थोड़ा, इसको हटाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ की मिट्टी बहुत जल्दी काट देती हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यानी यहाँ पे नदी का पानी है, यहाँ पे नदी का पानी है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी है। तो ये जो पानी भरा वाला क्षेत्र है, कहीं पे पानी है, कहीं पे मिट्टी है, तो इसको क्या कहते हैं, छिप्रिका। इसको छिप्रिका कहते हैं। छिप्रिका यानी कि रैपिडो। तो रैपिडो का निर्माण कैसे होता है, छिप्रिका का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे मिट्टी कोई बहुत बड़े पत्थर नहीं ला रही हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं कर रही हैं, यहाँ पे केवल मिट्टी को काट करके अपने साथ ले जा रही हैं। इसका मतलब हुआ यहाँ पे क्या कर रही हैं, घिसावट, रगड़, तेज रफ्तार के कारण मिट्टियां यहाँ पे कट करके आगे जा रही हैं नदियों के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपरदन हो रहा है, यहाँ पे अपरदन हो रहा है। अगर यहीं पे पत्थर ला करके खूब गिरा देती, तोड़ फोड़ कर देती, यहाँ जैसे निकली, यहाँ से पर्वतों से जब निकली और सीधे, अभी ये नीचे नहीं गिरी हैं, अभी अपने साथ बस ऐसे पत्थर वगैरह लेके जा रही हैं। और ये यहाँ पे केवल पत्थर जो लेके जाएंगे अपने साथ, तो वो पत्थर भी, यहाँ जैसे पत्थर अपने साथ लिए हैं, पत्थर भी आपस में रगड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, तो पत्थर के कारण भी अपरदन हो रहा है। और यहाँ जहाँ जिस स्थान से निकलती हैं, मिट्टी मुलायम होने के कारण वहाँ पे काटती हैं। जहाँ मिट्टी जहाँ मुलायम होती वहाँ ज़्यादा गड्ढा करती हैं, जहाँ कठोर होती वहाँ कम करती हैं या उसे नहीं काट पाती हैं। तो यहाँ जो छिप्रिका का निर्माण होता है वो किस कारण होता है, अपरदन के कारण। छिप्रिका का निर्माण अपरदन के कारण होता है। इसके बाद ये नदियाँ नीचे आती हैं। इसके बाद जैसे यहाँ से बना देते हैं, ये नदी है, अब ये डायरेक्ट नीचे आएगी, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट ऐसे नीचे आएगी। तो जहाँ पे ये गिरती हैं उसे क्या कहते हैं, अवनवन कुंड, इसे कहेंगे अवनवन कुंड। यहाँ अपने साथ पत्थर लेके आती हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर, और नीचे डायरेक्ट ऐसे गिरती हैं, पत्थर लेके आती हैं, डायरेक्ट ऐसे गिरती हैं। तो ये नदियाँ जब पहाड़ से गिरती हैं, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं। यहाँ से जैसे ये नदी निकली, उसी चित्र को छोटा सा बना रहे हैं क्योंकि आगे हमें और बड़ा चित्र बनाना है। तो यहाँ पे ऐसे छिप्रिका बन गई, ये हो गई छिप्रिका। इसके बाद ये नीचे, यहाँ से नीचे गिरती हैं, पहाड़ों से जब ये नीचे गिरती हैं, ऐसे नीचे गिरती हैं,
अपने साथ जब नीचे गिरती हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं। पत्थर लेके आती हैं तो यहाँ पे क्या करेंगी, तोड़ फोड़ मचाएंगे। पत्थर लेके आएंगे तो यहाँ पे पत्थर जो हैं वो यहाँ की जो मिट्टी होगी या पत्थर होगा उसे तोड़ेंगी। ये अवनमन, इसी को अवनमन कुंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवनमन कुंड कहते हैं। और ये जो पानी, ये जो नदी की धारा, ये डायरेक्ट नीचे आ रही है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे नीचे आ रही है। इसे क्या कहते हैं, झरना। इसी को झरना कहते हैं। तो झरना जो है वो उर्दू शब्द है, इसको हिंदी में जल प्रपात कहते हैं। जल प्रपात कहते हैं या वाटरफॉल। यहाँ पर जब नदी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं और नीचे डायरेक्ट गिरती हैं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बहुत कुछ टूटता भी है। जैसे मिट्टियाँ हैं टूटती हैं, पत्थर हैं वो भी टूटते हैं। तो यहाँ अवनमन कुंड, क्वेश्चन आएगा कि अवनमन कुंड क्यों बनता है, अवनमन कुंड में क्या होता है, अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, क्या होता है, अवनमन कुंड आखिर क्यों बनता है। तो जब अवनमन कुंड बनने की बात करें तो यहाँ जो पत्थर हैं, पत्थर एक दूसरे से भी रगड़ेंगे। एक दूसरे से रगड़ने का मतलब क्या हुआ, अपर्दन हुआ। और जब ऊपर से नीचे डायरेक्ट गिरेंगे तो यहाँ पे भी तोड़ फोड़ करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपर्दन हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि अवनमन कुंड में अपक्षय और अपर्दन दोनों होता है। तो अवनमन कुंड अपक्षय और अपर्दन के कारण बनता है। अपक्षय और अपर्दन, अवनमन कुंड में अपक्षय और अपर्दन दोनों होता है। ये क्या है, अवनमन कुंड। इसके बाद ये नदियां आगे निकलती हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है ये अभी पहाड़ों पर ही हैं। पहाड़ से नीचे यहाँ अवनमन कुंड में गिरी हैं, पहाड़ से नीचे। तो इसी को कहते हैं युवावस्था, नदी का युवावस्था। या अपर कोर्स कहते हैं। अब पहाड़ जो है वो मैदानी भाग, जो अब नदियां हैं वो मैदानी भाग पर आ गई हैं। यहाँ से नदियां मैदानी भाग पर आ गई तो अब कैसे बनेंगी, कैसे चलेंगी, टेढ़े मेढ़े। जैसे कोई नदी है वो यहाँ पे आपको ऐसे ऊपर नीचे दिख रहा होगा, लेकिन नदी ऊपर नीचे नहीं बल्कि ऐसे चलती है, जैसे सांप चलता है। आप देखते हैं ऐसे, कभी इधर से जाएगी कभी इधर से जाएगी। इसका रीजन क्या है कि कहीं की मिट्टी मुलायम है, कहीं की मिट्टी कठोर है। जहाँ की मुलायम है वहाँ काट देती है, जहाँ नहीं मुलायम कठोर है वहाँ पे नहीं काटती है। एक रीजन और है, जिधर नदी क्या होती है, पानी जिधर ढाल होता है उधर मुड़ जाती है, जिधर ढाल होगा उधर ही बहेगी। तो इसीलिए नदियाँ हमेशा रास्ता अपना बदलती रहती हैं। मान लीजिए आज नदी इस रास्ते से जा रही है, 10-20 साल बाद आप देखेंगे तो वो इस रास्ते से नहीं बल्कि इधर से जाने लगेगी। तो ये इस चित्र को हम थोड़ा सा बड़ा इधर बनाते हैं मेट करके, आप लोग चित्र बनाते जाइए। ये हो गया अवनमन कुंड। यहाँ पे क्या है, नदियां ऐसे जा रही हैं। तो जैसे ये नदी है, ये क्या है, अवनमन कुंड। यहाँ इसके पहले हम लोगों ने अवनमन कुंड तक पढ़ा है, इसके पहले हम अवनमन कुंड तक पढ़े हैं और यहाँ फिर अवनमन कुंड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये नदी है और यहाँ से ऐसे ये ऐसे नदी जाती है। तो जो नदी ऐसे जा रही है, इस आकार को क्या कहेंगे, इस आकार को कहते हैं मीनांडर।
इस आकार को मीनांडर कहते हैं। मीनांडर कहते हैं। जब ये नदियाँ कभी, जैसे कि हम इसके पहले बताएं, कोई नदी कभी एक ही रास्ते से नहीं जाती। दूसरी बात, वो कभी सीधी नहीं जाती, कभी इधर से गई तो कभी इधर से गई। जैसे ये नदी है, अभी तो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन एक समय आएगा, जैसे ये नदी ऐसे जा रही है, यहाँ का जो पानी है इधर फोर्स करेगा ऐसे, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस फोर्स करता रहेगा, ये इधर का पानी जो है। अब पानी जो है वो इधर तो बहेगा, लेकिन स्पीड इसकी उतनी तो तेज नहीं है जितनी कि पर्वतों पे थी। मतलब युवावस्था में नदी की स्पीड जो होती है वो तेज होती है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये नदी का पानी इधर जाएगा। इधर जाने के साथ साथ ये यहाँ पे ये जो मिट्टी है, जो टेढ़ी मेढ़ी ये जा रही है, इस पर ये लगातार फोर्स करेगा। ये पानी जब लगातार इस पर फोर्स करेगा पानी, तो एक समय आएगा क्या कि ये जो यहाँ पे मिट्टी है इसको काट करके नदी ऐसे बराबर कर देगी, और इधर से ना जा करके, अब नदी क्या करेगी, इधर से ना जा करके ये सीधा ऐसे निकल जाएगी। जब ऐसे निकल जाएगी तो यहाँ पे जो ये बनता है, ये देखिए, जैसे ये नदी अब ऐसे सीधा जाने लगी, तो यहाँ पे क्या है, एक बड़ी मात्रा में पानी भर गया, काफी ज्यादा पानी स्टोर हो गया यहाँ पे। तो इसी को कहते हैं छाटन झील। क्या कहते हैं? छाटन झील। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे छाटन झील जो है वो तो ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। तो इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गोखुर झील। गाय की खुर के समान ये है, इसलिए इसे गोखुर झील कहते हैं या छाटन झील कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गोखुर झील का निर्माण किस प्रकार हुआ? जो गोखुर झील का निर्माण आखिर किसके कारण हुआ? तो गोखुर झील का निर्माण जो हुआ वो मीनांडर के सीधा होने के कारण हुआ। सीधा होने के कारण हुआ। यहाँ पे जो था, नदी का जो धारा बह रही थी यानी मीनांडर था, वो ऐसे ऐसे चल रही थी। अब ये एक समय आया जब नदी इधर फोर्स करते हुए इधर की जो मिट्टी थी काट करके अपने साथ बहा ले गई। जब काट करके बहा ले गई तो नदी इधर से नहीं जा रही है, अब ये नदी सीधे निकल जाती है। और ये जो बहुत बड़ी मात्रा में पानी स्टोर हो गया, इकट्ठा हो गया, इसी को कहेंगे गोखुर झील। जब इसको गोखुर झील कहते हैं तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि गोखुर झील का निर्माण कैसे हुआ? तो गोखुर झील का निर्माण इसके सीधा होने के कारण ही तो हुआ है, इसके सीधा होने के कारण हुआ। और इसको क्या कहते हैं? मीनांडर। तो सिंपल सी बात है कि मीनांडर के सीधा होने के कारण ही गोखुर झील का निर्माण होता है। मीनांडर, इसको केवल मीनांडर नहीं कहते, मीनांडर के साथ इसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। विसर्प क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्प की आकृति ऐसे ऐसे चल रही है, कभी इधर से कभी इधर से चल रही है, तो इसीलिए इसको कहते हैं विसर्प कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे? एस आकार की आकृति, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ऐसे एस बना रही है, इसलिए इसे एस आकार भी कहते हैं, एस शेप भी कहते हैं। इसके बाद जो नदी यहाँ से अपक्षय और अपरदन करके, यानी मिट्टी अवसाद जो लेकर के आती है, सिल्ट जो लेकर के अपने साथ आती है, तो वो अपने साइड में यानी कि किनारे किनारे अपने ऐसे जमा कर लेती है। नदी अपने किनारे किनारे अवसाद जमा कर लेती है। ये क्या होता है? अवसाद या
सिल्ट होता है, जो अपक्षय और अपरदन के कारण अपने साथ पूरे रास्ता में काटते हुए सबको लाती है। सारे जगह की मिट्टियों को क्या करती है, काट छांट के लाती है और अपने साइड में जमा कर लेती है। दोनों साइड होता है ये, इधर भी जमा कर लेगी। तो इसी को कहते हैं नेचुरल लेवीज। नेचुरल लेवीज कहने का मतलब है नदियां जो कचरा लेके आती हैं, जो अपने साथ कचरा लेकर के आती हैं और तटों पे अपने किनारे ऐसे जमा कर लेती हैं, उसको कहते हैं नेचुरल लेवीज या नेचुरल लेवीज कहते हैं। तो आप बताइए कि नेचुरल लेवीज जो होगा वो उपजाऊ होगा या बहुत उपजाऊ होगा? नेचुरल लेवीज जो होगा वो उपजाऊ होगा ये या बहुत उपजाऊ होगा? तो नेचुरल लेवीज जो होता है वो बहुत उपजाऊ होगा। क्यों बहुत उपजाऊ होगा? अपने साथ ये सारे जगह की मिट्टियों से जो मिट्टी का उर्वरक होता है, क्या उपजाऊपन जो होता है, जो उर्वरक होता है वो मिट्टी के ऊपरी भाग में पाया जाता है और उसको काट काट करके सारे जगह से अपरदन करके लाती हैं अपने साथ और अपने साइड साइड क्या करती हैं, जमा कर लेती हैं। इसी को नेचुरल लेवीज के नाम से जानते हैं, नेचुरल लेवीज के नाम से जानते हैं। तब ये नेचुरल लेवीज जो होगा ये बहुत उपजाऊ होगा। ये जो नेचुरल लेवीज होता है ये क्या करता है, प्राकृतिक तटबंध का काम करता है। प्राकृतिक तटबंध का काम करता है। कभी कभी क्या होता है, प्राकृतिक पानी इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है नदियों में, तो प्राकृतिक तटबंध हमारा काम नहीं करता है। बाढ़ आने की जब संभावना होती है तब यहाँ पे बाउंड्री करवा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मतलब कृत्रिम बांध या कृत्रिम तटबंध। तो प्राकृतिक तटबंध जो होता है वो उपजाऊ होता है और उपजाऊ होने के साथ साथ वो हमें बाढ़ से बचाता है, यानी कि प्राकृतिक तटबंध बनाता है। तो अब ये बताइए, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गया, जैसे कहीं पे गट्ठी बराबर, पैर के गट्ठी बराबर अगर बाढ़ आता है तो वहाँ पे क्या उपजाऊ, वहाँ की जमीन जो है वो अधिक उपजाऊ होगी या उपजाऊ होगी, मतलब वहाँ की जमीन उपजाऊ होगी कि नहीं उपजाऊ होगी? जहाँ पे गट्ठी बराबर बाढ़ आए, पैर के गट्ठी के बराबर, जिसे कहते हैं ठेहुना, ठेहुना के बराबर अगर बाढ़ आता है तो वहाँ के लोगों के लिए ना वो बाढ़ नहीं बल्कि वरदान है। बाढ़ नहीं बल्कि वरदान है, क्योंकि सारे जगह से सिल्ट अवसाद लेकर के जो आएंगी उन लोगों के खेत में छोड़ के चली जाएंगी। अब वहाँ के खेत की उर्वरक क्षमता अधिक हो गई तो वहाँ पे तो बाढ़ नहीं बल्कि वरदान है। लेकिन यही नदियाँ जब कहाँ तक, गर्दन बराबर या इससे ऊपर चली जाती हैं, जब आदमी डूब जाते हैं तब ये तबाही मचा देती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नदियों के जो, जहाँ पे नदियाँ समाप्त होने वाली होती हैं उसे कहते हैं मुहाना। सागर में मिलने से पहले नदियाँ कहाँ दिखती हैं, तो मुहाने पर दिखती हैं। मुहाने पर ये नदियाँ क्या करती हैं, जहाँ जो अवसाद या सिल्ट लेकर के आती हैं जमा कर देती हैं मुहाने पर, और जमा करने के बाद छोटी छोटी धाराओं में निकल जाती हैं। ये ऐसे नदी है, नदी यहाँ पे आई, अब यहाँ पे क्या है, सागर है, यहाँ पे समुद्र है, समुद्र में या झील में या महासागर में नदियाँ मिलती हैं। तो ये नदियाँ हैं, यहाँ पे क्या करती हैं, इनकी स्पीड मुहाने पर बहुत कम हो जाती है। स्पीड क्यों कम हो जाती है, तो इनको ढाल नहीं मिलता, और जब ढाल नहीं मिलता तो इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि जो अपने साथ अवसाद लेकर के आई हैं, जो सिल्ट लेकर के आई हैं, उसे ले जा करके सागर में गिरा दें।
इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती, यहाँ पे ढाल ना होने के कारण इनके पास क्षमता नहीं होती। तो यहाँ जो लेकर के सिल्ट आती हैं, अवसाद लेकर के आती हैं, इसे यहाँ पे ऐसे जमा कर देती हैं। ये हो गया, यहाँ पे सिल्ट ऐसे जमा कर दी, इसी को कहते हैं डेल्टा। इसे डेल्टा क्यों कहते हैं? तो ये डेल्टा के आकार का, गणित में जो डेल्टा बनता है डेल्टा के आकार का है, इसीलिए इसे डेल्टा कहते हैं। जब ये डेल्टा छोटा होता है, नदियाँ कहीं ये तो नहीं है कि बहुत ढेर सारा अवसाद लाएंगी, बहुत ढेर सारा सिल्ट लाएंगी अपने साथ और यहाँ पे छोड़ के सागर में मिल जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। हाँ, बहुत दिनों से वो बह रही हैं, बहुत कई सालों से बह रही हैं, अपने साथ थोड़ा थोड़ा सिल्ट, थोड़ा थोड़ा अवसाद लेकर के आती हैं, थोड़ा सा अवसाद, थोड़ा सिल्ट लेकर के आती हैं और इसे फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जमा करती। इकट्ठा तो बहुत बड़ा सा डेल्टा नहीं बन जाता, यहाँ पहले छोटा सा डेल्टा बनाएंगी, मतलब छोटा सा ऐसे बनाएंगी, उसके बाद और बड़ा करेंगे और बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, फिर बहुत बड़ा सा बन जाएगा। जैसे सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, जिसको किस नदी, जिस डेल्टे, सुंदरवन जो डेल्टा है उसको कौन सी नदी बनाती है? उसको गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये जो है बहुत बड़ा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। यही डेल्टा जब छोटा होता है, यही डेल्टा जब छोटा होता है तो इसे क्या कहते हैं? रोधिका। इसे रोधिका कहते हैं। अब नदियां यहाँ क्या करेंगी? यहाँ से ऐसे छोटी छोटी धारा में बट करके ऐसे सागर में जा कर के मिल जाएंगी। तो ये जो धारा निकल रही है, छोटी छोटी धारा रहती हैं पतली पतली, तो ये जो नदियों की धारा निकल रही है पतली पतली, इसे क्या कहते हैं? इसे वितरिका कहते हैं। वितरिका, इंग्लिश में इसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। वितरिका को डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो सागर में मिलने से पहले, सागर में मिलने से पहले नदियां किस रूप में दिखती हैं? सागर में मिलने से पहले नदियां वितरिका के रूप में दिखती हैं, वितरिका के रूप में। और डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण किस कारण होता है? डेल्टा का निर्माण जो होता है वो किस कारण होता है? तो निक्षेपण के कारण। जैसे अपक्षय अपरदन निक्षेपण जब हम पढ़े थे तो ये ही पढ़े थे कि जो अपने साथ अवसाद लेकर के नदियां आती हैं और जहाँ पे जमा कर देती हैं उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो क्वेश्चन आएगा कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो डेल्टा का निर्माण निक्षेपण के कारण होता है। कैसे होता है? निक्षेपण के कारण। और यहाँ से आकर के नदियां सागर में मिल जाती हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब पर्वत, नदियों के एक साइड पर्वत खड़ा हो तब वो डेल्टा बनाती हैं या एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी क्या होता है? जब ये नदियाँ अपने साथ जो अवसाद या सिल्ट लाती हैं, इसे मुहाने पर नहीं जमा करती, बल्कि इसे मजबूरी बस, जब इनके बगल में कोई पर्वत खड़ा होगा तो ये इनके नदियों के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि पर्वतों को काट सकें, इसलिए ये क्या करती हैं कि पर्वतों जो लेकर के डेल्टा, वो सिल्ट अवसाद लेकर के आती हैं अपने साथ, वो डायरेक्ट लाके समुद्र में या सागर में गिरा देती हैं। क्योंकि अब ये इनकी स्पीड नहीं है इसलिए पर्वतों को काट नहीं सकती। युवावस्था में आपने देखा कि कितना पर्वतों को काट करके आई आकार की घाटी, वी आकार की घाटी और गाज और कैनियन का निर्माण करती थी। जब एक और पर्वत खड़ा होता है नदियों के,
जब नदियों के एक ओर पर्वत खड़ा होता है तब ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी को ज्वारनाद कहते हैं, या डेल्टा बनाती हैं। और जब इनके दोनों साइड पर्वत खड़ा होता है तब ये किस आकृति का निर्माण करती हैं। और बहुत सी ऐसी नदियां भी हैं जो पंजाकार यानी पक्षी के पाद, पक्षपात डेल्टा बनाती हैं। पक्षपात डेल्टा बनाती हैं उसे क्या कहते हैं, पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनाती हैं उसे पक्षपात डेल्टा कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो जय हिंद।